हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लॉ। सीए फाउंडेशन के लिए जो लॉ का हमारा जो पेपर है उसको लेकर के हम डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट की क्लासेस के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ लॉ पर बात की थी, जिसमें हमने लॉ क्या है, व्हाट इज़ लॉ, व्हाई इज़ लॉ रिक्वायर्ड, इस पर बात की थी। लॉ की हिस्ट्री पर हमने बात की थी। उसके बाद फैक्टर्स रिलेटेड टू लॉ, उस पर हमने बात की थी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक लॉ को बनाने में अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके बाद हमने कुछ कैटेगरीज़ की बात की थी कि हाउ टू मेक लॉ, कि लॉ कैसे बनाते हैं। तो उसमें कुछ कैटेगरीज़ और उसको बनाने की प्रोसेस, उस पर हम अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर बात कर चुके हैं और हमारी लास्ट क्लास में बेसिक्स ऑफ लॉ पूरा हो गया था। अब हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। हमें हमारे सिलेबस के अंदर, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कि 5 एक्ट हमें दिए हुए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम जो एक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमारा टोटल पेपर जो है 2 सब्जेक्ट से मिलकर के बना है, एक बीसीआर है और दूसरा लॉ है। लॉ के जो मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स का हमारा लॉ का पेपर है और 40 मार्क्स का हमारा बीसीआर का पेपर है। और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो यहाँ पर 60 मार्क्स को लेकर के कर रहे हैं, और जिसके अंदर आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टॉपिक है हमारा, जो हमारा एक्ट है पहला, वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो इस पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स समझेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक्स समझने के बाद फिर हम इसको मॉड्यूल से रीड करेंगे। और जब मॉड्यूल से रीड करें तो आप अपना मॉड्यूल साथ में लेकर के बैठिए, ताकि आपको सारे कंसेप्ट साथ के साथ क्लियर होते जाएं। हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, हमें हर चीज़ एग्जाम्पल से समझनी पड़ेगी। चलिए हम एग्जाम्पल से ही समझना इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि मान लीजिए कोई ए नाम का पर्सन है और एक हमारे पास यहाँ बी नाम का पर्सन है। एक ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है। ए नाम के पर्सन के पास क्या है, एक कार है। ए नाम के पर्सन के पास एक कार है और वो अपनी इस कार को बेचना चाहता है। वो ये ऑफर लेकर के गया बी के पास। वो किसके पास गया, इस कार का ऑफर लेकर के वो गया बी के पास। ठीक है, ए नाम का कोई पर्सन है और एक हमारे पास बी नाम का कोई पर्सन है। ठीक है, और ए नाम का पर्सन क्या चाहता है, बी नाम के पर्सन को अपनी कार बेचना चाहता है। ये कार किसकी है, ए की है। ठीक है, जो ए नाम का पर्सन है वो ऑफर लेकर के गया किसके पास, बी के पास। ए ने ऑफर किया बी को कि मेरी कार खरीद लो। ठीक है, अब जब ए ने ऑफर दिया, ठीक है, और बी ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल से हट करके हम इस बात को थोड़ा अलग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं एक मेडिकल स्टोर पर जाता हूँ और मेडिकल स्टोर पर जा करके वहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे एक कप सिरप चाहिए। वो शॉपकीपर मुझे एक कप सिरप दे देता है और उसके बाद मैं उसको पैसे दिए बिना ही वहाँ से चला जाता हूँ।
तो क्या इसको हम एग्रीमेंट कह सकते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली टर्म जो है वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के बाद ही हम कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? एग्रीमेंट को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है हमारा कि अगर मैं उस शॉप पर गया, मैंने कप सिरप लिया और लेने के बाद पैसे दिए बिना ही मैं वहाँ से चला गया, तो क्या ये एग्रीमेंट हुआ उस पर्सन के साथ? नहीं, ये एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने शॉपकीपर से कहा, शॉपकीपर ने मुझे कप सिरप ऑफर कर दिया और मैंने वो लिया, लेकिन मैंने उसको बदले में कुछ नहीं दिया, मैंने उसको बदले में कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर हमारी वही प्रोसेस पूरी हुई है कि मैंने ले लिया बट उसको बदले में कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पर जो हमने प्रोसेस की है वो यही पूरी की है कि ए ने ऑफर की बी को अपनी कार बेचने की, और बी ने वो क्या कर ली, वो ऑफर को बी ने एक्सेप्ट कर लिया। बी ने क्या कर लिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और अभी वो जो हमारी प्रोसेस है वो पूरी नहीं हुई है, वो प्रोसेस हमारी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए, जब ए ने ऑफर किया बी को कार बेचने का, बी ने एक्सेप्ट किया, अब ए ने पूछा कि कार कितने में खरीदोगे, तो यहां पर अब बी आ जाता है। अब यहां पर कौन आ जाता है? बी आ जाता है। बी ने कहा कि यहां ए के पास ये कार है, ठीक है, अभी बी के पास पहुंची नहीं है, अभी कार किसके पास है? ए के पास है। तो बी ने उसको कहा कि मैं ये कार कितने में खरीदूंगा? मैं ये कार खरीदूंगा 5 लाख में। कितने में खरीदूंगा? 5 लाख में खरीदूंगा। अब फिर से देखिए, यहां पर एक ऑफर हुआ था और यहां पर एक एक्सेप्टेंस हुई थी। यहां पर फिर से क्या हुआ, ये क्या कहलाएगा? ऑफर हुआ। और इस 5 लाख के ऑफर को ए ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ए ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले ऑफर किसने किया था? ए ने किया था। क्या ऑफर की थी? क्या मेरी कार खरीदोगे? और बी ने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बी ने कहा कि मैं ये कार 5 लाख में खरीदूंगा। अब यहां पर ऑफर कौन कर रहा है? बी कर रहा है, और उसे एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ए कर रहा है। मतलब यहां पर कितनी बार ऑफर हुआ और कितनी बार एक्सेप्टेंस हुई स्टूडेंट्स? यहां पर 2 बार ऑफर हुआ और 2 बार एक्सेप्टेंस हुई। ठीक है, अब हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं और पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर कंप्लीट बात हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या हुआ? ऑफर 1 हुआ, ऑफर 1 हुआ, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस 1 हुई। क्या हुई? एक्सेप्टेंस 1 हुई। ठीक है, यहां पर फिर से क्या हुआ? ऑफर 2 हुआ और एक्सेप्टेंस 2 हुई। ये ऑफर 2 किसने किया था? ये बी वाला है और ये ए वाला है। ये कौन से वाला है? बी वाला है। ये बी था और ये कौन सा है? ए वाला है। ठीक है, जो ए का है उसको ए जैसा ही बना देते हैं हम। बात समझ पा रहे हैं आप एग्जाम्पल से या नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए क्या है कि ए ने ऑफर की कार किसको? बी को, और बी ने कार खरीदना एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद अब बी को भी बदले में कार के कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो बी ने ऑफर दिया कि मैं इस कार के बदले में तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूं। तो अब एक ऑफर हुआ बी की तरफ से और वो एक्सेप्ट हो गया ए की तरफ से। तो एक ऑफर बी की तरफ से और एक्सेप्टेंस ए की तरफ से। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस 2, ये एक्सेप्टेंस 1, ऑफर 1, ऑफर 2। एक बात यहां तक कंप्लीट हुई। अब ये वाला पहले जो ऑफर हुआ, ए ने ऑफर दिया बी को, बी ने एक्सेप्ट किया। अब यहां पर ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसको अपनी कार देगा। तो यहां पर बन जाता है क्या? ये बन जाता है प्रॉमिस 1। क्या बन गया स्टूडेंट्स?
प्रोमिस 1। और इस सिचुएशन में 2 पर्सन यहाँ पर प्रॉमिस आते ही 2 पर्सन यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। एक होगा प्रोमिसोर और एक होगा प्रोमिसी। एक पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है, एक पर्सन जो जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्सन होगा प्रोमिसोर और सेकंड पर्सन होगा प्रोमिसी। ओके, तो यहाँ पर ए ने ऑफर किया था बी को कार और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर ए ने, हम ये कह सकते हैं कि बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको अपनी कार देगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉमिस 1 हो गया। सेकंड कंडीशन में यहाँ पर प्रॉमिस 2 हुआ। यहाँ पर प्रॉमिस किसने किया? बी ने किया। किस चीज का? कि वो कार के बदले में ए को 5 लाख रुपए देगा। क्या होगा? कार के बदले में ए को 5 लाख रुपए देगा। यहाँ पर दूसरा ऑफर जो है वो बी ने किया है और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया ए ने। मतलब पहला ऑफर हो गया, पहली एक्सेप्टेंस हो गई, दूसरा ऑफर हो गया, दूसरी एक्सेप्टेंस हो गई। पहले पार्ट के अंदर भी एक प्रॉमिस हो गया, दूसरे पार्ट के अंदर भी एक प्रॉमिस हो गया। यहां तक एक प्रोसेस कंप्लीट हुई। समझते जाइएगा, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं उस पर पूरी तरह ध्यान दीजिएगा कि क्या प्रोसेस चल रही है। ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा एक, और उसको लेकर के हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं अपना यहाँ पर। तो पूरा कंसंट्रेट करिएगा कि जो बात हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी एक ऑफर से और फिर हम पहुँचे एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस से वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रॉमिस में। और प्रॉमिस होने के बाद अब ये क्या क्रिएट हो जाता है? अब इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया एग्रीमेंट में। किस में कन्वर्ट हो गया? एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया। यहां पर हम पहुंच चुके हैं कहां तक? एग्रीमेंट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहां पर हम कहां तक पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स? एग्रीमेंट तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहां पर एग्रीमेंट हम किसको कहते हैं? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस आर कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर प्रॉमिस और फिर एग्रीमेंट। यहां पर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब देखिए उसके बाद क्या होगा। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी वो होगी कि जब एग्रीमेंट हो गया तो उस एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, देखिए एग्रीमेंट के 2 टाइप हो सकते हैं। एक तो लीगल एग्रीमेंट होगा और दूसरा क्या होगा? सोशल एग्रीमेंट होगा। जो लीगल एग्रीमेंट होगा और जो सोशल एग्रीमेंट होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, एग्रीमेंट के हम यहाँ पर 2 पार्ट्स कर लेते हैं एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट 2 टाइप का हो जाता है। एक होगा लीगल और सेकंड होगा सोशल। देखिए लीगल होता है जिसके अंदर की लॉ अप्लाई हो, जिस पर कि लॉ फोर्स करे कि आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। और सोशल होता है जो आप अपनी जनरल लाइफ में करते हैं, कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से एग्रीमेंट करता है कि वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो इसमें अब लॉ तो उसको फोर्स नहीं कर रहा ना आकर के कि हाँ वो नहीं भी करे, तो लॉ यहाँ पर कोई लॉ का रोल नहीं प्ले हो रहा है। यहाँ एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि हाँ मैं तेरी हेल्प करूंगा, तो उन्होंने अब ऑफिशियली तो कोई यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं किया, उन्होंने अपने रिलेशन के हिसाब से यहाँ पर बात कर ली कि हाँ ठीक है तेरे को प्रॉब्लम होगी कभी लाइफ में तो आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो यहां पर ये लीगल एनफोर्समेंट नहीं आ रही है स्टूडेंट्स, यहां पर ये सोशल स्टेटस पर जो है वो एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो एग्रीमेंट के 2 टाइप हो सकते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट हो सकता है और एक सोशल एग्रीमेंट हो सकता है। जो लीगल एग्रीमेंट होता है वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर एग्रीमेंट आया हमारे पास, और यहां पर और क्या होना चाहिए? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या होना चाहिए? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का क्या होना जरूरी है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना जरूरी है। जब ये 2 चीजें आपस में मिल जाएंगी, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कुछ एग्रीमेंट किया और उसको उन्होंने कोर्ट में ले जा करके लॉफुल बना लिया, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको बात समझ में आई स्टूडेंट्स?
ये है कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक इसका ओवरव्यू लिया है कि हम थोड़ा सा आगे आने वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे कि आगे हम और क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम इन सब टर्म्स की डेफिनेशंस पे भी डिस्कशन करेंगे कि इन टर्म्स की डेफिनेशंस क्या हैं, जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। अपने इस चीज़ को एक बार दोबारा देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर कोई ए नाम का पर्सन है, ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन के पास गया और उसने उसको पहला ऑफर दिया, आई वॉन्ट टू सेल माई कार। ठीक है, कि वो उसको अपनी कार बेचना चाहता है। ठीक है, अब ए ने ऑफर कर दिया, अब इट डिपेंड्स ऑन बी कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर बी उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी ही नहीं और वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बी ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉमिस क्रिएट हो गया, किसकी तरफ से, ए की तरफ से, कि अब ए बी को वो कार देगा क्योंकि बी ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर प्रोमिसोर बन गया ए और प्रोमिसी बन गया बी। ठीक है, अब दूसरा, अब ए अगर बी को कुछ दे रहा है तो ए देने के बदले में बी से कुछ लेगा भी। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि दोनों तरफ से कंसीडरेशन होना चाहिए, दोनों तरफ से लेन देन होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सिर्फ ए बी को दे रहा है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ बी ए को दे रहा है तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वहां पर दोनों तरफ से लेन देन होना चाहिए। तो अब उस कार के बदले में बी भी ए को कुछ देगा। जब बी ए को क्या दे रहा है, बी ने ऑफर किया कि तुम्हारी कार के बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब ये डिपेंड करता है ए पर कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। क्या पता है ए को मंजूर ना हो कि हाँ मैं 5 लाख में अपनी कार नहीं बेचना चाहता, मुझे तो ज़्यादा में बेचना है, बट हम केस बनाते हैं कि यस ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं 5 लाख में कार बेचने को तैयार हूँ। यहाँ पर ए की कंसेंट भी हो गई और बी की कंसेंट भी हो गई, दोनों राजी हैं, उसका ऑफर भी एक्सेप्ट हो गया, उसका ऑफर भी एक्सेप्ट हो गया, दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस भी हो गई। ठीक है, अब जब पहला ऑफर हुआ और उसकी एक्सेप्टेंस हुई, वहां पर प्रॉमिस 1 क्रिएट हुआ, एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया, ऑफर 2 हुआ, एक्सेप्टेंस 2 हुई, प्रॉमिस 2 क्रिएट हो गया और वहां पर क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। वहां पर क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। बात वही हो सकती है कि एग्रीमेंट वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो वैलिड होगा। अब क्या होगा, उस एग्रीमेंट को में हम जा करके मिर्च मसाला मिला देंगे लॉ का। हम उसको क्या करेंगे, एनफोर्सिएबल बाय लॉ करवा लेंगे, हम कोर्ट में जा करके उसको लॉ से एनफोर्सिएबल करवा लेंगे। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आप यहाँ तक बात समझे? कितनी टर्म्स आई स्टूडेंट्स यहाँ पे? पहली टर्म आई ऑफर, दूसरी टर्म आई एक्सेप्टेंस, तीसरी टर्म आई प्रॉमिस, फिर 2 टर्म्स हमारी आई प्रॉमिसोर और प्रॉमिसी, और एक टर्म आई हमारी एग्रीमेंट, और एक टर्म आई हमारी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और लास्ट टर्म हमारी है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अब हम डेफिनेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं कि क्या किसकी कौन सी डेफिनेशन होगी। सबसे पहली डेफिनेशन लिखिए, किसकी, प्रपोजल की या ऑफर की। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन किसकी है, प्रपोजल या ऑफर। अब सर डेफिनेशन जो दे रखी है इसका एक सेक्शन है, वो सेक्शन क्या है, जो प्रपोजल और ऑफर की जो हमें डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में हमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है सर, इसको याद कैसे रख सकते हैं हम, हमें कैसे याद रहेगा सर कि मतलब ऑफर की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, और ऑफर को हम कौन से अल्फ़ाबेट पे रख रहे हैं, सबसे पहले क्या आता है, ए अल्फ़ाबेट आता है, तो ऑफर भी कहाँ पर आएगा। सब इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप कौन सा है, ऑफर है। सबसे पहले हम ऑफर करेंगे तो ऑफर किस अल्फ़ाबेट पर आ रहा है, ए पर आ रहा है,
और ए अल्फ़ाबेट कहाँ आता है, सबसे पहले आता है, तो मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन ए पर किसकी डेफिनेशन होगी, ऑफर की डेफिनेशन होगी। किसकी डेफिनेशन होगी, ऑफर की डेफिनेशन होगी या प्रपोजल की डेफिनेशन होगी। ये डेफिनेशन है क्या, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है, मेरे साथ साथ नोट करते चलिए डेफिनेशंस, क्योंकि आपको मॉड्यूल के अंदर सारी डेफिनेशंस नहीं मिलने वाली हैं, तो इसीलिए हम जो अलग से हमारे कुछ कंसेप्ट हैं उनको भी लेकर के चलेंगे, ताकि अगर हमें एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा क्वेश्चन वहां पर ना छूटे। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन signifies to another जैसे आपको डेफिनेशन लिखवाई जा रही है बिल्कुल उसकी टर्म्स, उसके वर्ड्स कोई चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, डेफिनेशन का यही मतलब होता है, जहाँ पर आपको सब पॉइंट लिखवाया जाए वहाँ सब पॉइंट ही आएगा, जहाँ पर मेन पॉइंट होगा वहाँ पर मेन पॉइंट ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डालिए ए पॉइंट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything, अब यहां पर बी पॉइंट डालिए और बी पॉइंट में लिखिए with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence। Last point, he is said to make a proposal। देखिए इस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, किस लिए, हिज विलिंगनेस टू डू, उसको कोई काम करने की इच्छा में हाँ करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और उसको ना करवाने के लिए। कैसे, जैसे एग्जाम्पल लें, यहाँ पर मान लीजिए कोई राम पर्सन है और एक श्याम पर्सन है और एक हरि पर्सन है। ठीक है, कोई राम नाम का पर्सन है, कोई श्याम नाम का पर्सन है और कोई हरि नाम का पर्सन है। ठीक है, अब मान लीजिए राम नाम के पर्सन के पास कोई गोल्ड की रिंग है, मान लीजिए बहुत वैल्यूएबल गोल्ड की रिंग है उसके पास। ठीक है, और वो चाहता है कि वो गोल्ड की रिंग शाम को दे। वो क्या चाहता है कि वो गोल्ड की रिंग शाम को दे। अब वो गोल्ड की रिंग बहुत प्रेशियस है और ये बात हरि को पता चल गई कि जो राम है वो शाम को गोल्ड की रिंग देने जा रहा है। वहाँ पर हरि भी पहुँच गया कि ये रिंग उसको नहीं, मुझे दो, ये रिंग उसको नहीं, मुझे दो। अब यहाँ पर देखिए कि 3 पर्सन यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। अब राम पहले किसको देने जा रहा था रिंग, शाम को। ठीक है, और पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होने जा रहा था, राम के बीच और शाम के बीच। यहाँ पर कुछ किया जा रहा था, विलिंगनेस टू डू। ठीक है, लेकिन वहीं पर कौन पहुंच गया, हरि। अब हरि ने कहा कि ये रिंग तुम शाम को नहीं दोगे, ये रिंग तुम मुझे दोगे। ठीक है, अब दूसरी बात, राम ने कहा नहीं, मैं तुम्हें ये रिंग क्यों दूं, मैं तो ये रिंग शाम को ही दूंगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर हरि ने एक पासा फेंका और उसने कहा कि ये रिंग है 2 लाख की, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूं, तुम ये रिंग शाम को
मत दो। ठीक है, यहां हम ज्यादा पैसे दे देते हैं। हरी ने कहा कि ये रिंग है 2 लाख की, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए देता हूं, क्योंकि आगे चल के हो सकता है उस रिंग की वैल्यू और बढ़ जाए, तो हरी को और फायदा हो। तो उसने कहा कि 2 लाख की रिंग है, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए देता हूं, ये रिंग शाम को मत दो। तो यहां पर हरी और राम के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस चीज को लेकर के? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ ना करने को लेकर के। समझ पा रहे हैं ना? एक तो एक्ट को करने को लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, और एक कोई एक्ट ना करने को लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कि हरि ने राम को मना करवा दिया कि वो शाम को रिंग ना दे। तो यहां पर हरि क्या चाहता है, क्या उसकी विलिंगनेस है, वो उससे क्या करवाना चाहता है कि वो ये एक्ट ना करे कि शाम को रिंग ना दे। मतलब when a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, or to abstain from doing anything, भी वो एक तो काम करवाना चाहता है और एक काम नहीं करवाने के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहेगा ये काम करवाना? विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, वो चाहेगा कि जब हरि ने 3 लाख का ऑफर दिया, किसको दिया? राम को। हरि ने किस लिए वो 3 लाख का ऑफर दिया? वो चाहता है कि राम उसको क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। तो जो बंदा ऑफर दे रहा है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को ऑफर देगा? उसकी असेंट लेने के लिए। जब तक सामने वाला अपनी असेंट नहीं देगा ना, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। मतलब म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टीज की इच्छा होनी चाहिए उसके अंदर, दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। अगर एक पार्टी की हाँ है और दूसरी पार्टी ने ना कर दी तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर दोनों ही पार्टीज की कंसेंट है वहां पर, तभी वहां पर उसको कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट पर्सन टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंट। अब वो एब्स्टिनेंस करवाना चाहता है उससे, या उस एक्ट को करवाना चाहता है, उससे रिलेटेड वो उसकी क्या लेना चाहता है? असेंट लेना चाहता है। और जब ये हो जाएगा तो ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। वो प्रपोजल किस पर्पज से कर रहा है? उससे या तो कुछ करवाना चाहता है या उससे कुछ नहीं करवाना चाहता है, और उसके रिलेटेड उसकी असेंट लेना चाहता है, उसकी एक्सेप्टेंस लेना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा मेरी बात को सुनिएगा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है, हिज विलिंगनेस, उसकी इच्छा जाहिर करता है कोई एक्शन करवाने की या कोई एक्शन ना करवाने की। ठीक है, कोई एक्शन करवाने की, कोई एक्शन ना करवाने की, किस व्यू से? कि जिसको वो ऑफर दे रहा है वो उसकी बात मान जाए। उसका पर्पस यही होता है ऑफर करने का कि वो हाँ करवा ले उससे, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रपोजल कहते हैं। ठीक है, ऑफर कहते हैं। ऑफर की डेफिनेशन हमें कहाँ दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या होगी? नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी होगी एक्सेप्टेंस की। किसकी डेफिनेशन होगी हमारी नेक्स्ट? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की जो डेफिनेशन दी हुई है वो किस में दी हुई है? इसको एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं और प्रॉमिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में दी हुई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में दी हुई है। अब देखिए इसके अंदर डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले पॉइंट लिखिए, व्हेन ए पर्सन, when a person to whom the proposal, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. ठीक है, बी पॉइंट में लिखिए,
ए प्रपोजल when accepted, a proposal when accepted becomes a promise, becomes a promise। यहाँ पर हमारी डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस की या प्रोमिस की, कि एक्सेप्टेंस क्या होती है या प्रोमिस क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले हमने किसी को ऑफ़र दिया था, ऑफ़र देने के बाद उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस हुई। ऑफ़र किसके रिगार्डिंग हो सकता है स्टूडेंट्स? कोई एक्ट करवाने के रिगार्डिंग या कोई एक्ट ना करवाने के रिगार्डिंग, ठीक है। और ऑफ़र करने वाला अपने ऑफ़र के बदले में क्या चाहता है? सामने वाले से उसकी एक्सेप्टेंस चाहता है। अब वो प्रोसेस करते हुए हम कहाँ पहुँच गए हैं? किसकी डेफिनेशन पर पहुँच गए हैं? एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? व्हेन ए पर्सन टू हुम, जिसको ऑफर किया गया है ना, उसी की ही एक्सेप्टेंस चाहिए, कोई थर्ड पार्टी की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। क्योंकि जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उन्हीं की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी उसमें एग्री कर देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो व्हेन ए पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, कि जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, अगर वो अपनी असेंट दे देता है उस प्रपोजल के बदले में, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो वो प्रपोजल क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेड माना जाएगा। और जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो ऑफर, वो प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। वो ऑफर या वो प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हैं आप? अपने थोड़ा सा ऊपर वाले एग्जाम्पल में जाकर के इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ए ने बी को ऑफर दिया था और बी ने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमने देखो यहां पर क्या बनाया था? प्रॉमिस 1 क्रिएट किया था कि नहीं किया था? यही बात वहां पर डेफिनेशन के अंदर कही जा रही है कि जब एक पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है वो अपनी एसेंट उस प्रपोजल के लिए दे देता है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। वो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, यहां पर पहली डेफिनेशन के अंदर भी कुछ वर्ड्स आपको हाईलाइट करके रखने हैं कि क्या कहना चाहता है। वो कुछ उससे करवाने के लिए या ना करवाने के लिए ऑफर देता है, ठीक है, और उसकी क्या चाहता है? वो उसके रिलेटेड असेंट चाहता है और यही उसका क्या होता है? प्रपोजल होता है। ठीक है, और यहां पर क्या बात है? यहां पर है कि जिस पर्सन को प्रपोजल दिया जा रहा है, ठीक है, और उसकी क्या चाहते हैं? अगर हमें उसकी असेंट मिल जाती है तो उसको क्या मान लिया जाता है? एक्सेप्टेड, और वो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। वो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारी डेफिनेशन सेकंड एक्सेप्टेंस की और प्रॉमिस की। ठीक है, कौन से सेक्शन में दे रखी है? ये दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें। थर्ड पॉइंट, थर्ड है हमारी जो डेफिनेशन है वो किसकी है? प्रोमिसोर और प्रोमिसी। प्रोमिसोर और प्रोमिसी। प्रोमिसोर कौन होता है? जो ऑफर करता है। और प्रोमिसी कौन होता है? जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? इसका सेक्शन याद करना स्टूडेंट बहुत आसान है, मेरे साथ बोलिए। प्रोमिसोर, प्रोमिसी, प्रोमिसोर, प्रोमिसी। क्या साउंड आ रहा है लास्ट में? प्रोमिसी। मतलब इसका सेक्शन क्या होगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन सी। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी। प्रोमिसोर, प्रोमिसी, प्रोमिसोर, प्रोमिसी। ठीक है, तो प्रोमिसोर और प्रोमिसी का सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन सी। ठीक है, चलिए हम देखें क्या क्या डेफिनेशन है इसके अंदर। सबसे पहले, द पर्सन
making the person making the proposal, the person making the proposal is called the promissor, is called the promissor. यही बात की ना, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है. देखो सेक्शन भी याद करना कितना आसान है और डेफिनेशन भी कितनी आसान है कि एक ऐसा पर्सन जो प्रपोजल दे रहा है या ऑफर दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोमिसर कहते हैं सर. ठीक है, याद हो गया आपको. उसके बाद सेकंड, द पर्सन एक्सेप्टिंग, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल is called the promisee, the promisee. The promisee. ठीक है सर, ये तो बहुत ही आसान था जी. बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, एक ऐसा पर्सन जो ऑफर दे रहा है वो प्रोमिसर है और जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रोमिसी है. और डेफिनेशन किस सेक्शन में है, प्रोमिसर प्रोमिसी, मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन सी. चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है हमारी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंसीडरेशन. कंसीडरेशन क्या होता है, जो एक ऑफर के बदले में दिया जाता है, जो एक ऑफर के बदले में दिया जाता है. जैसे ए ने ऑफर की कार, बी कार के बदले में उसको 5 लाख रुपीस देगा, तो वो कार के बदले में कंसीडरेशन हुआ. और बी 5 लाख दे रहा है तो उस 5 लाख के बदले में उसको कार मिल रही है, तो 5 लाख के बदले में कार कंसीडरेशन हो गया. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन at the desire, when at the desire of the promissor, when at the desire of promissor, the promisee, the promisee or any other person has, any other person has, ए पॉइंट लिखिए, done or abstain, done or abstained from doing, or does or abstains, does or abstains from doing, और उसके बाद बी पॉइंट डाल करके लिखिए, promises to do, promises to do or to abstain from doing, to abstain from doing something. आगे डेफिनेशन थोड़ी सी कंसीडरेशन की बड़ी है, ठीक है, क्योंकि इसको भी अपना कंसीडरेशन चाहिए या नहीं चाहिए डेफिनेशन को भी. ठीक है, अगर ये हमें एग्जाम में मार्क्स दिलवाएगी तो ये चाहती है कि थोड़ी बड़ी लिख करके तुम भी मुझे कंसीडरेशन दो. सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise, is called a consideration for the
प्रॉमिस। अगर आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो आपको ये कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अरे एक चीज़ तो सर रह गई बहुत इंपॉर्टेंट कि इसका सेक्शन कौन सा है। जी हाँ बिल्कुल, इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन डी। कैसे याद रखें सर इसको? इसमें देखो, इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो। कंसीडरेशन, इसको ऐसे बोलोगे तो सेक्शन याद रह जाएगा। कंसीडरेशन, तो यहां पर क्या साउंड आ रहा है? कंसीडरेशन, मतलब सेक्शन डी, सब सेक्शन डी। सेक्शन 2 सब सेक्शन डी, कंसीडरेशन। ठीक है, कंसीडरेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है? सेक्शन 2 सब सेक्शन डी। ठीक है, अच्छा मुझे बताना प्रोमिसोर और प्रोमिसी की कौन सी थी? माइंड में सोचो। प्रोमिसोर, प्रोमिसी, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, कंसीडरेशन। यहां पर इसको थोड़ा सा डी पे फोर्स दे करके इसको प्रोनाउंसिएट करना स्टार्ट करोगे तो इसका सेक्शन याद रह जाएगा। तो इसको बोलने का वे अपना चेंज कर दो अगर सेक्शन याद रखना है तो। कंसीडरेशन, ठीक है। तो यहां पर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। अब देखिए इस डेफिनेशन के अंदर क्या है, यहां पर हमें कहा जा रहा है व्हेन एट द डिजायर, डिजायर इच्छा ऑफ द प्रोमिसोर। प्रोमिसोर कौन है? डेफिनेशन पढ़ी, जो ऑफर देता है, मतलब कोई पर्सन ऑफर दे रहा है। ठीक है, क्या मान लो मैं किसी बंदे को 5 लाख रुपए दे रहा हूं और मैं उसको कह रहा हूं कि उस बी नाम के बंदे का मर्डर करा, उस बी नाम के बंदे का मर्डर कर दे। तो यहां पर ऑफर देने वाला कौन है? मैं हूं, और उसको मैं कुछ करने के लिए कह रहा हूं, राइट। तो यहां पर वर्ड्स देखिए, मैं सबसे पहले हाईलाइट करता हूं, उन वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डन, एब्सटेन्ड, डज, एब्सटेन्स, और टू डू और टू एब्सटेन। यहां पर 3 टेंसेस में इसको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले डन और एब्सटेन्ड की जहां पर बात की गई है वहां पर है कि वो काम हो चुका है, ठीक है ना, जिसके बदले में ऑफर दिया गया है, जिसको करने के लिए ऑफर दिया गया है, कि कुछ करने के लिए ऑफर दिया या कुछ ना करने के लिए ऑफर दिया है। भी मैं कहता हूं कि तुम ये काम ना करो, मैं तुम्हें इसके बदले में 5 लाख रुपए दूंगा, या मैं ये कहता हूं कि तुम ये काम करो, इसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख दे रहा हूं एक जगह तो कुछ करने के लिए और एक जगह कुछ ना करने के लिए। ठीक है, यहां पर ये हमारा पास्ट टेंस शो हो रहा है, जो पहले डन और एब्सटेन्ड, और उसके बाद यहां पर ये पास्ट टेंस में इसने शो कर दिया, प्रेजेंट में शो कर दिया यहां पर। ठीक है, कि वो उससे कुछ करवाता है या ना करवाता है। ठीक है, और यहां पर प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन, मतलब आने वाले फ्यूचर में कुछ करे या ना करे। मतलब मैं कहता हूं कि तुम उससे बात मत करो, मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, या तुम उसकी देखभाल करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। एक जगह तो मैं कुछ करने के लिए 10,000 दे रहा हूं, एक जगह मैं कुछ ना करने के लिए 10,000 रुपए दे रहा हूं। एक मैं किसी से कुछ एक्ट करवा रहा हूं और एक किसी को कोई एक्ट करने से मना करने के लिए ऑफर दे रहा हूं। ये बात है यहां पर। तो यहां पर प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, आने वाले टाइम में तुम ये करोगे या नहीं करोगे, उसके बदले में मैं कोई ऑफर दे रहा हूं। सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ये एक्ट और ये एब्सटिनेंस क्या कहलाता है? और प्रोमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। मतलब मैं अगर किसी को 5 लाख दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे कोई एक्ट चाहिए, या मैं उससे कोई एक्ट नहीं करवाना चाहता हूं, वो उसके बदले में क्या हुआ? मेरे लिए कंसीडरेशन हुआ। ठीक है, वो मेरे लिए क्या हुआ? कंसीडरेशन हुआ। ठीक है, तो ये हमारी 4th डेफिनेशन है यहां पर कंसीडरेशन की। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको रिवाइज करेंगे, फिर से अच्छे से इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की हम बात करें। नेक्स्ट जो है हमारा वो होगी, ये हमारी कौन सी डेफिनेशन थी? लास्ट डेफिनेशन नंबर 4। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 5 की। 5 नंबर पर हम बात कर रहे हैं किसकी? एग्रीमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीमेंट। अच्छा, सबसे पहले तो वही कि सेक्शन याद कर ले हम लोग। ठीक है, तो चलो ठीक है, सेक्शन याद करने का भी हम एक अलग वे निकालते हैं। अब इसको मेरे साथ बोलिएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, तो इसका सेक्शन होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। जैसा मैं बोलने को कह रहा हूं, अगर आप वैसा बोलेंगे उसको तो आपको सेक्शन याद हो जाएगा। एग्रीमेंट,
किसका साउंड लंबा जा रहा है? ई का, अग्रीमेंट। तो यहां पर जो हमारा सेक्शन बना वो कौन सा बना? सेक्शन 2 सब सेक्शन ई। तो सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट? सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या बोला था सबसे पहले जब एग्जाम्पल दिया था कि किसी भी तरह का कोई प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, चले थोड़ा सा एग्जाम्पल के अंदर जो ऊपर एग्जाम्पल पे बात की थी, देखो क्या कहा था, ये प्रॉमिस 1 बना, प्रॉमिस 2 बना, प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2 मिलकर के दोनों क्या बन गए? एग्रीमेंट बन गया सर, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल आपने दिया था ऊपर, यस स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल पहले ही डिस्कस कर लिया था कि प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2 यहां तक की प्रोसेस क्या बन गई थी? एग्रीमेंट बन गई थी। और जब उस पर लॉ की एनफोर्सिएबिलिटी लग गई तो वो क्या बन गया था? कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। ठीक है, तो यहां पर हमारी डेफिनेशन हो जाती है किसकी? एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट की डेफिनेशन है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। क्या कहना चाहता है वो? कि every promise and every set of promises forming the consideration, मतलब उस प्रॉमिस के अंदर क्या होना चाहिए? प्रॉमिस कब बनेगा? जब बदले में लेन देन होगा ना, कि मैं उसको ऑफर कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस होगी, फिर उस ऑफर के बदले में सामने वाला भी मुझे कुछ ना कुछ देगा। ठीक है ना? तो कंसीडरेशन, फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ए ने ऑफर किया कार, बी ने एक्सेप्ट किया, ए की तरफ से क्या कंसीडरेशन हुआ? कार हुई, और कार के बदले में बी ए को क्या दे रहा है? 5 लाख। दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, तो वो दोनों के लिए क्या हुआ? बी के लिए कार कंसीडरेशन हुई, ए के लिए 5 लाख कंसीडरेशन हुआ। तो कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, जब एक ऑफर, एक यहां पर छोटी सी बात रिवीजन के तौर पर सुन लीजिए, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस बना, वो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस क्या बन जाएंगे? एग्रीमेंट बन जाएगा। कब? जब उनके बीच क्या जुड़ जाएगा? कंसीडरेशन। ठीक है ना? तो ये हमारी एग्रीमेंट की डेफिनेशन रही। अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से इनके सेक्शंस को लर्न करेंगे, इनको लिख करके देखेंगे, और बाकी का जो कंसेप्ट है वो हम अगली क्लास में मिल करके डिस्कस करते हैं। होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।